जिस सरकार में इस्तीफे नहीं होते उस सरकार और सत्ता को जेनजी ने हिला दिया और इस्तीफा ले लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। प्रधान आउट, प्रहलाद इन। प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। समय समय पे वो खबरों में रहे हैं, अच्छे कारणों से नहीं, वैसे बीए पास है, शिक्षा मंत्री बना दिए गए, बस प्रभु की कृपा है। इनकी राजनीति की शुरुआत ही आरएसएस की कोख से हुई है। बीजेपी ने शिक्षा मंत्री के पद पर क्यों बैठाया, जबकि उनके पास ऑलरेडी पहले से 2 मंत्रालय थे। कुछ तो फायदा है इनके आने का। अरे बच्चों को नहीं, भाजपा की बात कर रही हूँ मैं, भाजपा को कुछ तो फायदा है। केंद्र सरकार की क्या रणनीति है और नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी कितना प्रशासनिक अनुभव रखते हैं, प्रशासनिक अनुभव पे आए हैं या स्वयं सेवा के अनुभव से? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उनसे बेहतर ये लाए गए हैं या फिर ये भी धर्मेंद्र प्रधान पार्ट 2 हैं? कब रहे फेमस, कब रहे बदनाम, स्थिति संभालेंगे या अभी होगी गड़बड़? बात करेंगे पॉलिटिकल नारी के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। शुरू से शुरू करते हैं। प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुरा में हुआ था। उनके पिता वेंकटेश जोशी भारतीय रेलवे में कर्मचारी थे। मां मालतीबाई हाउसवाइफ थी। प्रहलाद जोशी वर्तमान में कर्नाटक के धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। जोशी 2004 से लगातार 5 बार सांसद चुने गए हैं, 2004, 9, 14, 19 और 24 में। वर्तमान में जोशी केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं, यानी नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पास अभी नवीकरणीय ऊर्जा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। जोशी पेशे से एक उद्योगपति रहे हैं। इनकी गिनती अमीर नेताओं में की जाती है और 2024 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान इनके द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक जोशी का नेटवर्थ 21 करोड़ से भी ज्यादा है, 21 करोड़, जिसमें कैश, बैंक डिपॉजिट, शेयर म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस पॉलिसियों में निवेश भी है। इसके साथ ही पीपीएफ, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी सहित चल संपत्तियों की टोटल वैल्यू उस समय 8.97 करोड़ यानी लगभग 9 करोड़ बताई गई थी। शेयर बाजारों में भी उनका और उनकी पत्नी का तगड़ा निवेश है, जो करीब 1.62 करोड़ रुपए, लगभग 2 करोड़ रुपए के बराबर है। इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट, एलआईसी पॉलिसी और सोना चांदी भी है इनके पास। पेशे से उद्योगपति रहे जोशी पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए ये सुर्खियों में आए। उनके करियर की शुरुआत कम उम्र में आरएसएस से जुड़ने के साथ ही हुई थी। प्रहलाद जोशी कर्नाटक में बीजेपी के अनुभवी और चर्चित नेता माने जाते हैं। बीजेपी के जो 1992 से 94 के दौरान हुबली के विवादित ईदगाह मैदान आंदोलन में तिरंगा फहरा करके रातों रात मशहूर हो गए थे। ये एक ऐसा विवादित ईदगाह मैदान था जिसमें साल के 2 दिन नमाज पढ़ा जाता था और बाकी बचे पूरे साल मैदान का इस्तेमाल खेल कूद, राजनीतिक रैलियों और त्योहारों में मेले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 1992 में जब रिपब्लिक डे के मौके पर भाजपा की सीनियर नेता उमा भारती वहां तिरंगा फहराने की कोशिश करती हैं, लेकिन नाकामयाब रही। तब प्रहलाद जोशी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा और उमा भारती के नेतृत्व में कर्फ्यू की परवाह किए बिना ही ईदगाह मैदान में झंडा फहराया था। उस हिंसा में पुलिस की गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई थी और तब से इस घटना के बाद हुबली को कर्नाटक का मिनी अयोध्या कहा जाने लगा। इससे हुबली शहर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया और लंबे समय तक इसने बीजेपी को उत्तरी कर्नाटक में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद की थी। बीजेपी के लिए केंद्र की सत्ता में आने के लिए कर्नाटक एक बेहद ही अहम राज्य है। प्रहलाद जोशी इसी के एक जिले धारवाड़ से 1995 से लेकर 98 तक जिला अध्यक्ष थे। 1998 से लेकर 2003 तक वे जिले में बीजेपी के महासचिव रहे और भाजपा के प्रिय इसलिए भी हैं क्योंकि प्रहलाद जोशी कर्नाटक के बीजेपी ब्राह्मण नेताओं में से एक बड़े नाम है। प्रहलाद जोशी ने धारवाड़ सीट से साल 2004 में अपना पहला संसदीय चुनाव लड़ा था और तब से वो अभी तक कोई भी संसदीय चुनाव नहीं हारे हैं। जोशी पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के भी करीबी बताए जाते हैं और अनंत कुमार कर्नाटक बीजेपी को आगे बढ़ाने वाले नेताओं में से एक थे। 2003 में जब पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने पार्टी छोड़ी तो इसकी वजह से बीजेपी एक बहुत बड़े संकट में घिर गई थी और तब जोशी को राज्य इकाई की कमान सौंपी गई थी। इस मुश्किल घड़ी में प्रहलाद जोशी ही थे जो भाजपा के संकट मोचक बने थे। जोशी 2016 तक कर्नाटक बीजेपी के मुखिया भी रहे। 2018 में अनंत कुमार की मृत्यु के बाद जोशी दिल्ली और कर्नाटक के बीच संपर्क की भाजपा की प्रमुख धुरी बन गए थे।
2019 में उन्हें संसदीय कार्य मंत्री और कोयला खनन मंत्री नियुक्त किया गया। कर्नाटक की राजनीति में उनका महत्व तब गहराने लगा जब वो कर्नाटक के प्राइमरी स्कूलों के लिए मिड डे मील प्रोजेक्ट से जुड़ गए थे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। खाद्य मंत्री के तौर पर जोशी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य योजनाओं के संचालन में भी शामिल थे। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में मोदी सरकार ने उन्हें पीएम सूर्य घर योजना का जिम्मा भी सौंपा था। वहीं उपभोक्ता मामलों के मंत्री के तौर पर जोशी की कीमतों पर नजर रखने और जरूरी चीजों की सप्लाई को मैनेज करने में अहम भूमिका रही। कितना मैनेज हुआ है वो तो सामने ही है। जिस पेपर लीक और शिक्षा में धांधली के कारण युवाओं ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी, जिस परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है, वो पहले ही पेपर लीक की बात को डिनाई कर चुके हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं था। पेपर लीक के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब सवाल उठाया तो जोशी ने लोकसभा में उन्हें युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। जोशी ने कहा, राहुल गांधी छात्रों और युवाओं के बीच लगातार गलत जानकारी फैला रहे हैं, उनसे जुड़े मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो जो स्टूडेंट्स भारत में महंगी फीस और कम सीट होने के कारण विदेशों का रुख कर लेते हैं, वहां पढ़ने चले जाते हैं, उनके लिए जोशी ने कहा था कि भारत में नीट एग्जाम पास नहीं हो पाते वही विदेश जाते हैं, जबकि असलियत यह है कि विदेशों में मेडिकल के पूरे कोर्स की फीस 35 लाख है। वहीं भारत में सिर्फ प्राइवेट कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स की केवल ट्यूशन फीस ही 45 से 55 लाख रुपए है, बल्कि इससे ज्यादा भी पड़ जाती है। भारत में हर साल 7 से 8 लाख स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई करते हैं, लेकिन विडंबना तो देखिए, देश भर में मेडिकल की सिर्फ 90,000 से थोड़ी ही ज्यादा सीटें हैं। छात्र विदेश जा रहे हैं क्योंकि वहां पेपर लीक नहीं होते हैं, उनकी मेहनत नेताओं की नाकाबिलियत की शिकार नहीं होती है। बाकी सारे एग्जाम तो छोड़ ही दीजिए, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से, यानी 2015 से 26 के बीच में सिर्फ नीट यूजी परीक्षा में कम से कम 5 बड़े लीक विवाद की घटनाएं सामने आई हैं। ये तो मुद्दे की बातों पे बोली गई बातें हैं। इसके अलावा जोशी अपने अजीबोगरीब बयानों को लेकर के भी चर्चा में रहे हैं, चर्चा में बदनाम रहे हैं, ठीक है, जिसमें से एक पुराना विवाद है जो फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है। 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के समय कांग्रेस ने वादा किया था कि जीतने पर हर महीने 200 यूनिट की बिजली देगी वो फ्री, जिस पर जोशी ने कहा कि अब कांग्रेस कह रही है कि वो मुफ्त में बिजली देगी। क्या आपको विश्वास है कि वो बिजली देगी? कांग्रेस अपनी सरकार में बिजली नहीं देती थी। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद भाजपा 24 घंटे बिजली देना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस के राज में बिजली कम आती थी, इसीलिए आबादी बढ़ गई। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि लाइट भाग जाती थी इसलिए लोग बच्चे पैदा करते थे। गजब वैज्ञानिक सोच है, गजब। ऐसे होगा जनसंख्या नियंत्रण, और अगर ऐसे ही होगा तो दे दो 24 घंटे बिजली। क्यों नहीं दे रहे हो? वो भी नहीं करना है, बस फालतू बातें बोलनी है। ये तो रही बेवकूफी की बात। बेवकूफी एक तरफ है, नफरत के मामले में भी पीछे नहीं है। ये भी उतने ही महिला विरोधी हैं जितने आम तौर पर संघ से जुड़े हुए लोग होते हैं। 2002 का बिल्किस बानो केस आपको याद होगा। हाँ, गुजरात दंगे में भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया और उनकी बेटी की भी हत्या कर दी थी। उन आरोपियों को बचाने के लिए उनकी रिहाई के दायर याचिका पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि इसमें तो कुछ गलत नहीं लगता है, ये सब तो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हो रहा है, और गैंगरेप के 11 दोषियों को बचाने में जुट गए थे। अरे समर्थन ही तो बचाना है ना। आरएसएस से जुड़े लोग महिला और मुसलमान विरोधी नहीं होंगे तो कौन होगा? जोशी जी भी उसी लाइन के हैं। जोशी जहां तहां भड़काऊ बयानबाजी करने में भी माहिर है। कांग्रेस से तो इनका पुराना बैर है ही। अभी 1 महीने पहले इन्होंने राहुल गांधी की तुलना जिन्ना से कर दी थी। जिन्ना से, वो जिन्ना जिसने देश को विभाजन की त्रासदी में धकेल दिया। आरएसएस की शाखा के फूल जोशी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत बढ़िया से और बढ़ चढ़ के करते हैं। देश में नफरती बयानबाजी करके ये बीजेपी का एक चेहरा बने हुए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, आरक्षण हो, या फिर केंद्र सरकार से सुरक्षा पर सवाल करने पर हो। भारत चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर के जब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा था कि आप 56 इंच सीने के आदमी हैं, चीन से क्यों डर रहे हैं, इस पर जोशी ने कहा कि ये तो गैर गंभीर आदमी है, पार्ट टाइम नेता है राहुल गांधी। कांग्रेस ने जब बीजेपी विधायक के बेटे की रिश्वत मामले में गिरफ्तारी को लेकर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के इस्तीफे की मांग की थी, तभी जोशी ने उल्टा कांग्रेस को ही भ्रष्टाचार का रक्त बीज सुर कह करके पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है, वो देश में भ्रष्टाचार के रक्त बीज सुर है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक की पार्टी ये पूरे भ्रष्ट सौदों में लिप्त रही है। ये बात उन्होंने तब कही थी जब भाजपा में इस्तीफे नहीं होते थे और कांग्रेस ने इस्तीफा एक भ्रष्ट आदमी का मांग लिया था। देखिए, जोशी जी को कांटों वाले सिंहासन पर बैठाया गया है
और डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। और मैं एक बात बता दूं, जनता से नेताओं को डरना चाहिए, होना चाहिए डर। उम्मीद है इस डर के मारे ही सही प्रहलाद जी प्रधान जी के रास्ते पर नहीं चलेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो आपने अंत तक देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।